नमस्कार दर्शकों, मैं निधि स्वागत करती हूँ आपका डीडी बिहार पर। वक्त हो गया है स्वस्थ जीवन कार्यक्रम का और आज का हमारा विषय है बांझपन एवं उससे जुड़े आधुनिक उपचार। बांझपन आजकल के ज़माने में वैसे तो काफ़ी कॉमन हो गया है, लेकिन उसका उपचार भी अवेलेबल है। बिहार के अभी भी बहुत सारे हिस्सों में बांझपन को श्राप के रूप में देखा जाता है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी चिकित्सक और IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिया सिंह। स्वागत है मैम आपका। ये हमारे साथ जानकारियाँ साझा करेंगी जिससे इस विकृत मानसिकता को बदला जा सके। मैम, बांझपन क्या है? बांझपन हिंदी में जिसको बांझपन बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं। जी। अब इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो यदि कोई दंपति 1 साल से प्रेग्नेंट होने का या बच्चा ठहराने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उसमें वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसको इस डेफिनेशन में लेकर के आते हैं कि उनको फर्टिलिटी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और आगे जांच पड़ताल और इलाज की आवश्यकता है। अगर हम बांझपन एक मेरे हिसाब से एक बहुत ही नैरो डेफिनेशन है, नैरो वर्ड है, क्योंकि बांझपन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ महिला पर ही हो, क्योंकि इसके कारण बहुत ही विस्तृत और अब अलग अलग कारण भी निकल के आ रहे हैं। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ रहा है, महिला में भी कुछ कारण होते हैं, पुरुषों में भी कुछ कारण होते हैं और कई बार स्त्री पुरुष दोनों में कंबाइंड कारण भी इसमें सामने आते हैं। तो कभी भी जब कोई कपल अगर 1 साल या उससे ज़्यादा से कोशिश कर रहा है तो उनको एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जाकर मिलने की आवश्यकता होती है। इसमें एक ये ऐड करना चाहूँगी कि यदि उस कपल की एज 35 यानी 35 साल या उससे ज़्यादा है तो 1 साल तक इंतज़ार नहीं करना है। यदि 6 महीने तक वो कोशिश कर रहे हैं नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए और वो नहीं हो पा रही है तो उनको एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट की सलाह बिल्कुल लेनी चाहिए। जी मैम, आपने बताया कि पुरुषों में भी ये बीमारी होती है, तो क्या मुख्य कारण होते हैं कि पुरुषों में भी दिक्कत आ जाती है? देखिए, पुरुषों में जो सीमेन जो होता है, जो पुरुष का वीर्य होता है, उसकी एक सटीक एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार जो नेचर ऑफ वर्क होता है या फिर कुछ बैड हैबिट्स के कारण पुरुषों में भी सीमेन पैरामीटर्स ख़राब हो जाते हैं, जिसमें कि शुक्राणुओं की कमी हो जाना, शुक्राणुओं का गति में कमी हो जाना या आकार बनावट नॉर्मल से हटके और कमज़ोर हो जाना। ऐसी स्थिति में भी प्राकृतिक प्रेगनेंसी लगने की संभावना कुछ कम हो जाती है। आजकल जो हमारा नेचर हो गया है, हमारा जो पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वो पोल्यूशन के कारण भी ये चीज़ें हो रही हैं। उसके अलावा जो नेचर ऑफ वर्क है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, लैपटॉप को रखना है थाइस पे लंबे समय तक, तो ये जो हीट इफ़ेक्ट होता है दैट ऑल्सो वो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने की क्षमता रखता है। उसके अलावा तनाव, जिसको हम बहुत ही हल्के में लेते हैं या उसको माप नहीं पाते हैं, लेकिन तनाव एक बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर मेल इनफर्टिलिटी, यानी कि पुरुषों में सीमेन की कमज़ोरियों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इसके अलावा सबसे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी कि बैड हैबिट्स, यानी कि टोबैको इनटेक, अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, जो सिगरेट हो गया या बीड़ी हो गया या खैनी हो गया, इन सब में टोबैको होता है जिसमें एक पदार्थ होता है निकोटीन, जो वो क्षमता रखता है कि शुक्राणुओं की जो उसकी मोटिलिटी होती है या जो उसकी एक्टिविटी होती है, उसके DNA को डैमेज करने की क्षमता रखता है, जिसके कारण जो DNA है वो फ्रैगमेंट करने लगता है, टूटने लगता है। और ऐसे केसेस में कई बार नेचुरल प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाती है और यदि होती है तो कई बार गर्भ का नुकसान भी हो जाता है। जी मैम, पुरुषों की बात होगी, महिलाओं में क्या आम कारण होते हैं जैसे इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है? महिलाओं में जो बांझपन के जो मुख्य कारण है उसको समझने के लिए, सरलतापूर्वक समझने के लिए हम उसको विभाजित करके समझ सकते हैं कि महिलाओं में जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें एक यूट्रस होता है, 2 ट्यूब्स होते हैं बाईं और दाईं तरफ और 2 अंडाशय होते हैं। तो कई बार प्रॉब्लम ट्यूब में होती है। यदि किसी भी कारणवश ट्यूब ब्लॉक हो जाए या उसमें सूजन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या पानी भर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो स्पर्म होता है और जो एग होता है, ओवा होता है, उनका मिलाप हो ही नहीं पाता है, बिकॉज इन नेचर दोनों का मिलाप ट्यूब में ही होता है।
वो गर्भाशय में नहीं होता है, वो अंडाशय में नहीं होता है। तो देखा जाए तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि जो ट्यूब है वो पुरुष और स्त्री के बीच की कड़ी है। अगर किसी भी कारणवश उसमें कोई भी ब्लॉकेज आ जाएगा तो चाहे कितना भी अच्छा अंडा हो या एग्स हो, कितना भी अच्छा स्पर्म हो, वो दोनों मिलाप नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया ट्यूबल फैक्टर। कई बार अंडाशय में प्रॉब्लम होती है। अंडाशय में जो छोटे छोटे अंडाणु होते हैं जिनको हम ओवा बोलते हैं, वो फॉलिकल्स के रूप में दिखते हैं अल्ट्रासाउंड में। कई बार उसकी अति होती है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में पीसीओ बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा कम होते हैं तो उसमें ऐसी स्थिति में भी प्राकृतिक प्रेगनेंसी नहीं होता है। दोनों के बीच का एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ फॉलिकल्स या एक ऑप्टिमम नंबर ऑफ जो एग्स हैं वो होना बहुत आवश्यक है फॉर अ हेल्दी प्रेगनेंसी। अब आते हैं गर्भाशय की तरफ। गर्भाशय के अंदर एक समझ लीजिए कि एक जगह होती है जिसको एंडोमेट्रियल कैविटी बोलते हैं। वो एंडोमेट्रियल कैविटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो इम्प्लांटेशन यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है, जो भ्रूण बनता है, उसका प्रत्यारोपण एम्ब्रियोनिक एंडोमेट्रियल कैविटी में ही होता है। तो किसी भी कारण से अगर उसका आकार डिफरेंट है या विभाजित हो रहा है, बीच में कोई पर्दानुमा सेप्टा बोलते हैं उसको, सेप्टल यूट्रस, या उसका आकार ही अलग है या उसमें कोई गांठ या रसौली है, ऐसे केसेस में भी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं लग पाती है। जी मैम, कोई फीमेल है, उनको पीसीओडी या पीसीओएस जो बहुत कॉमन हो गया है, थायराइड है या फिर डायबिटीज़ के शिकार हैं, क्या उनके फर्टिलिटी पे असर पड़ता है इसका? बिल्कुल। ये पीसीओ एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जैसा मैंने अभी बताया कि जो अंडाणुओं की मात्रा होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, किसी एक अंडाणु को वो संपूर्ण पोषण नहीं मिल पाता है जिसके इफ़ेक्ट से वो पूरी तरह से एक सटीक आकार या साइज़ नहीं ले पाता है, जिसके कारण ओवुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से अंडा रिलीज़ होता है ट्यूब में, वो प्रक्रिया ही नहीं हो पाती है। तो ऐसे केसेस में प्राकृतिक प्रेगनेंसी हो नहीं पाती है। और पीसीओ जो है वो एक कई बार सिर्फ ओवरीज तक सीमित नहीं रहता है, वो और भी चीज़ें क्रिएट करता है बॉडी में, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसके कारण डायबिटीज़ जैसी स्थिति पैदा होने की संभावना होती है। कई महिलाओं को चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स या हेयर की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स कई बार पीसीओ में एज अ सिंड्रोम देखा गया है, इसीलिए कई बार इसको पीसीओएस भी बोला जाता है। बेशक अभी इसका टर्मिनोलॉजी बहुत चेंज हुआ है, अभी रिसेंट स्टडीज़ के अकॉर्डिंग पॉलीसिस्टिक मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम इसका नाम डाला जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि प्रेगनेंसी से लेके और भी दूसरी प्रॉब्लम्स शरीर में हो जाती हैं। ऐसे भी यदि किसी महिला को डायबिटीज़ है तो हाई ब्लड शुगर लेवल्स अंडाणुओं के लिए नुकसानदेह होते हैं और फर्टिलिटी को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करते हैं। इसलिए कोई भी महिला जो डायबिटिक है उनको अपने शुगर लेवल्स को पहले नॉर्मलाइज करना चाहिए, उसके बाद वो एक प्रेगनेंसी नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए उनको ट्राई करना चाहिए। उसी तरह से एक मेटाबॉलिक स्थिति होती है थायराइड, जो कि हाइपोथायराइडिज्म ज़्यादा कॉमन है। हाइपोथायराइडिज्म में भी कई बार सब फर्टिलिटी, यानी कि जब चाहें तब प्रेगनेंसी ना लग पाना या प्रेगनेंसी लगे तो नुकसान हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, ऐसी स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो अपना जब कोई कपल हमारे पास आता है फॉर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो उस पूरे जो जांच के पैनल में इसमें शुगर की जांच, थायराइड की जांच, अल्ट्रासाउंड, दूसरे हार्मोनल टेस्ट डेफिनेटली इंक्लूड रहते हैं, जिससे हमें ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि कहीं कोई हार्मोनल इम्बैलेंस इस रूप में तो नहीं है। जी मैम। और मैम, जो महिला होती हैं अगर वो बांझपन का शिकार हैं तो फैमिली या सोसाइटी की तरफ से प्रेशर बहुत उनको मिलता है, तो आप इस पे क्या बताना चाहेंगे, कैसे अवेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस पे? देखिए, इसका अवेयरनेस सिर्फ डॉक्टर्स तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो कपल्स पहुंचते हैं कई बार उनको बहुत समय लग जाता है, सही जगह पे सही समय से पहुंचने में समय लग जाता है। स्पेशली जिस प्रांत में हम रहते हैं, उत्तरी बिहार में, यहाँ पर जो दंपति होते हैं उनको सही राय या सही सलाह देने वाले लोग थोड़े कम होते हैं जी। और कई बार एक धारणा बना ली जाती है कि यदि किसी दंपति को बच्चा नहीं हो रहा है तो महिला ही कारण है। ये एक सैड स्टोरी है हमारे समाज की, और उस महिला को
बहुत ज़्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि उनको सही समय से अगर सही इलाज मिलता है और सही कारण यदि पता लग जाता है तो इस चीज़ से वो बहुत जल्दी उभर सकती है। जी मैम। लेकिन इसके लिए हमारे समाज में इसमें जागरूकता का अभियान करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी कुछ हेल्प होनी चाहिए, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से होना चाहिए, जो डॉक्टर्स या जो फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं जो इस फील्ड की संपूर्ण जानकारी रखते हैं उनकी तरफ से कैंप्स वगैरह जैसे करने से कुछ हद तक हम समाज में इस चीज़ को मदद ज़रूर कर सकते हैं। जी मैम, क्या आधुनिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है अभी हमारे बिहार में बांझपन को लेकर? देखिए, आधुनिक ट्रीटमेंट के लिए सब कुछ अभी हमारे उत्तरी बिहार में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। एक अच्छा, देखिए अभी जो हमारे कंट्री में ART लॉ पास हुआ है जी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के ऊपर लॉ पास हुआ है, जिसके अंतर्गत सिर्फ रजिस्टर्ड सेंटर ही IVF जैसी प्रक्रियाएं कर सकते हैं। तो इसके लिए जब सबसे पहले अगर कोई कपल एक फर्टिलिटी सेंटर पे आता है तो उनकी एक संपूर्ण जांच सबसे ज़रूरी होती है। उसके बाद जब हमें जड़ का पता लगता है कि क्या स्त्री में कोई दिक्कत है, क्या पुरुष में कोई दिक्कत है, या दोनों में ही कुछ दिक्कतें हैं जिसके कारण वो एक कंबाइंड फॉर्म में प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब जांच की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब हम उनका एक प्रोटोकॉल बनाते हैं कि हमें किस तरीके से इनको आगे करना है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट आपको IVF जैसा एडवांस्ड इलाज ही ज़रूरत हो। पहले हम सिंपल कई बार लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर गर्भाशय में कोई गांठ या रसौली है तो पहले हम उसको रिमूव करेंगे। अगर कोई स्ट्रक्चरल कारण है तो हम पहले उसको ठीक करेंगे। कई बार महिलाएं जैसे वो ठीक होता है वो कंसीव कर जाती हैं। अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि IVF का आविष्कार प्रायः उन्हीं महिलाओं के लिए किया गया था जिनका ट्यूब्स ब्लॉक है, क्योंकि जब ट्यूब्स ब्लॉक होता है तो कोई और रास्ता नहीं होता है फॉर प्रेगनेंसी, सिर्फ IVF ही है। क्यों? क्योंकि जो रास्ता ब्लॉक है उसको बाईपास करना है हमें। तो जो अंडाशय में अंडाणु हैं उनको हम बाहर प्रोक्योर कर लेते हैं IVF लैब में, एक सटीक तापमान में, एक सटीक एनवायरनमेंट में, और उसके बाद उनको उसी में फर्टिलाइज कराया जाता है यूजिंग द जो हस्बैंड का सीमेन होता है उसके माध्यम से। तो इसी को IVF बोला जाता है। तो IVF उन महिलाओं के लिए ज़रूरी है जिनके ट्यूब्स में दिक्कत है, लेकिन अगर किसी के गर्भाशय में कोई गांठ या रसौली है तो हम कुछ सर्जरीज़ के माध्यम से, कुछ एंडोस्कोपीज़ के माध्यम से उसको ठीक करके और उनको नेचुरल प्रेगनेंसी का चांस दे सकते हैं। रही बात ओवरीज़ में अगर PCO है तो PCO का ट्रीटमेंट होता है ओवुलेशन इंडक्शन, जो कि हम कुछ दवाइयों के माध्यम से और कुछ इंजेक्शंस के माध्यम से कर सकते हैं। अगर किसी महिला का समय से पहले अंडाणुओं की मात्रा ज़्यादा कम हो गई है या उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो 40 के आसपास पहुंच चुकी हैं या 40 प्लस हैं, तो कई बार उनके अपने अंडाणु काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। ऐसे केसेस में भी कई बार हमें IVF का ही सहारा डायरेक्टली लेना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारे और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें कि IUI होता है, जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेमैन टर्म्स में हम कह सकते हैं, जिसमें कि जो हस्बैंड का सीमेन होता है उसको ले करके एक मशीन में उसको समझ लीजिए कि थोड़ा तैयार करके और बढ़िया बना के और सटीक समय पर महिला के गर्भाशय में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ओवुलेशन इंडक्शन जैसे मैंने बताया कि कुछ दवाइयों और इंजेक्शंस के माध्यम से जो अंडाणु स्वतः खुद से नहीं बन पा रहे हैं उनको बनने का हम एक तरह से एक सपोर्ट देते हैं। एंड अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी जो नीचे के रास्ते से किए जाती है, उसके माध्यम से हम लोग फॉलिकल्स के साइज़ को सटीक तरीके से मॉनिटर करते हैं और गाइड करते हैं कि इस समय पर यदि स्त्री और पुरुष साथ रहें तो प्रेगनेंसी की संभावना सबसे ज़्यादा है। जी मैम, दर्शक अक्सर टेस्ट ट्यूब का नाम सुनते हैं। हाँ। तो वो टेस्ट ट्यूब और IVF में क्या अंतर है? देखिए, टेस्ट ट्यूब एक जैसे घर में निकनेम होता है ना जी, है ना जी। किसी का नाम है, जैसे मेरा नाम प्रिया है लेकिन मेरे घर का नाम गुड़िया है, उसी तरह से टेस्ट ट्यूब को IVF का निकनेम समझिए, सेम है उसको, इसलिए बिल्कुल सेम है। IVF इज मेडिकल टर्म्स में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब जो बाहर में एक
एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है जो बिल्कुल उस तरीके का है जो एक महिला के ट्यूब्स में होता है जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों आपस में फर्टिलाइज करते हैं। उस तरह का एनवायरनमेंट हमने लैब में क्रिएट किया हुआ है। और किसी कारण से, क्योंकि ट्यूब्स बंद हैं या जो भी दूसरा कारण है, अंडाणुओं को तैयार किया जाता है कुछ इंजेक्शंस के माध्यम से, जिसको ओवेरियन स्टिमुलेशन बोला जाता है, और सटीक समय पर उसको एक नीडल के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है। ये एक छोटी सी प्रक्रिया होती है, 10 से 15 मिनट की। महिला को कुछ देर के लिए एनेस्थेटाइज करके ये प्रक्रिया की जाती है। और उन ओवा को जब हम बाहर निकाल लेते हैं एक पेट्री डिश में, एक मीडिया के अंदर, तो पुरुष का जो सीमेन होता है उसको प्रोसेस करके 2 तरीके का आईवीएफ होता है। एक होता है क्लासिकल आईवीएफ, जिसमें कि जो अंडाणु है उसके चारों तरफ जो सीमेन होता है, उसको स्पर्म्स होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और ये प्रोसेस खुद से हो जाता है फर्टिलाइजेशन का। और एक उससे भी ज़्यादा अत्याधुनिक प्रक्रिया है जिसका नाम है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि इक्सी। उसका एक अपना आधुनिक मशीन होता है जिसमें कि एक स्पर्म को ले करके एक एग के अंदर, एक ओवा के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है। ये सबसे अत्याधुनिक तरीका है आईवीएफ करने का। और जब वो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाती है तो उनको इंक्यूबेटर्स में, एक ऐसे माहौल में जो कि बिल्कुल जो हमारे बॉडी के अंदर का जो माहौल होता है, जो तापमान होता है, जो गैसेस होते हैं, उस माहौल में उनको कल्चर कराया जाता है फॉर अराउंड 5 डेज़, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कल्चर बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में। और जब वो भ्रूण बन के तैयार हो जाता है तो एक सटीक समय पर महिला के गर्भाशय को तैयार करके उस भ्रूण को उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को आईवीएफ बोला जाता है। अब क्योंकि वो ओवा को एक पेट्री डिश या टेस्ट ट्यूब सॉर्ट ऑफ में कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसका एक निकनेम पड़ गया टेस्ट ट्यूब बेबी। जी मैम, बहुत मिथ है इसको लेके कि टेस्ट ट्यूब या आईवीएफ बेबीज़ जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो प्रक्रिया किसी कारणवश शरीर के अंदर नहीं हो पा रही थी फर्टिलाइजेशन की, उसको हमने एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से बाहर किया है और एक हेल्दी एम्ब्रियो तैयार किया है। अगर वो एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है तो वो बिल्कुल हेल्दी बेबीज़ को जन्म देता है। ऐसा, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कोई भी नेचुरल प्रेगनेंसी में भी जब प्रेगनेंसी 3 महीने की, 5 महीने की होती है तो ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग कराते हैं ये जानने के लिए कि ये जो भावी बच्चा है ये बिल्कुल स्वस्थ है या नहीं है। वो टेस्ट एक नेचुरल प्रेगनेंसी में भी कराया जाता है, वो आईवीएफ प्रेगनेंसी में भी कराया जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरा, हम ये कहेंगे कि यदि किसी कपल में कोई जेनेटिक सिंड्रोम है जो जनरेशन्स से चला आ रहा है जी, तो ऐसे केसेस में भी एक ऐसा मोडालिटी अवेलेबल है जिसको कि प्री जेनेटिक स्क्रीनिंग बोला जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये बून है, साइंटिफिक बून है कि उस एम्ब्रियो को जिसको हमने तैयार कराया है उसको हम लोग एक जेनेटिक टेस्ट के माध्यम से ये कंफर्म कर सकते हैं कि क्या इस एम्ब्रियो में जो आगे चल के एक भावी बच्चा बनने की क्षमता रखता है, इसमें वो जेनेटिक प्रॉब्लम है या नहीं है। ये भी एक आईवीएफ का एडवांटेज बोलिए, एक इसको हम आशीर्वाद के रूप में ले सकते हैं कि उस कपल के लिए जिसके कि जनरेशनल कोई जेनेटिक प्रॉब्लम चलते आ रहा है या उनको एक जेनेटिक सिंड्रोम का बेबी है, तो ऐसे केसेस में भी वो पीजीएस का सहारा बिल्कुल ले सकते हैं जी, ताकि आगे चल के उस तरीके का कोई बेबी जिसमें कि इस तरह का सिंड्रोम होने का है अगर कंफर्म, तो वो उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। जी जी। मैम, सक्सेस रेट क्या होता है आईवीएफ का? सक्सेस रेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जी। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत होती हैं। अभी आईवीएफ का बून आया हुआ है इंडिया में, हर रोज़ नए सेंटर्स खुल रहे हैं। इसीलिए हमारे भारत सरकार ने भी ART लॉ पास किया है जिसके अंतर्गत वही डॉक्टर्स जिन्होंने कि ART में या फर्टिलिटी में एक डिग्री हासिल की हुई है या एक सेंटर जिसमें वो सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं, वही सेंटर्स को ही IVF करना चाहिए। और ऐसा सेंटर जो सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है, जिसमें कि बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, आपके पास वो सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए
जिससे कि एक सही एम्ब्रियो एक सही तरीके से बनाने का ये होना चाहिए। सारा पेपर वर्क होना चाहिए जिसमें कि कंसेंट, एक कपल को मैं ये ज़रूर ये स्ट्रेस करना चाहूँगी कि हर कपल जो एक IVF सेंटर पे जाता है उनको हर चीज़ का इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है उस सेंटर, उस डॉक्टर से या उस सेंटर के जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनसे। उनको सारी जानकारी बहुत क्लियरली लेनी चाहिए। कंसेंट्स जो भी लिए जाते हैं उसमें डॉक्टर और कपल दोनों का सिग्नेचर होता है जिसमें कि सब चीज़ विस्तृत रूप से लिखा रहता है। उसको अच्छे से पढ़ें और तभी अपनी अनुमति दें और हर चीज़ को क्लियर करके तब करें। एक अच्छा फर्टिलिटी सेंटर जिसके पास सारे वो अत्याधुनिक उपकरण हैं, जो वो सारे लॉज के अकॉर्डिंग वो सारा चीज़ फॉलो हो रहा है, एक एयर क्वालिटी अच्छे से मेंटेन हो रही है, तो एक एवरेज हम कहेंगे 60 to 70% का सक्सेस रेट हो जाता है। अगेन दिस सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑल्सो, ये उस पर भी डिपेंड करता है कि जो कपल हैं उनकी स्थिति कैसी है। यदि कोई कपल मान लीजिए 34 या 35 इयर्स का है और एक कपल 45 और 47 इयर्स का है, तो जो सक्सेस रेट एक 35 ईयर ओल्ड कपल को मिलेगा वो ज़्यादा रहेगा डेफिनेटली, और जो एक 45 to 47 इयर्स के एज का रहेगा उसको डेफिनेटली थोड़ा उनका सक्सेस रेट डेफिनेटली कम हो जाता है। जी मैम, आपने बहुत सारी जानकारी दी है IVF पे। मैं थोड़ा आपसे एग फ्रीजिंग या स्पर्म फ्रीजिंग के बारे में पूछना चाहती हूँ, वो क्या होता है? देखिए, एग फ्रीजिंग के बारे में मैं डेफिनेटली, अब सोशल फ्रीजिंग का ज़माना आ चुका है जी। अब जो महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हो रही हैं, डेफिनेटली आई एम अ फुल सपोर्टर ऑफ इट, और अपना करियर बनाने का राइट सभी को है। तो लेकिन जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पुरुषों और महिलाओं का दो तरीके से चलता है। महिलाओं में ये थोड़ा तेज़ी से चलता है। महिलाओं में जो फर्टिलिटी का जो कमी आना शुरू हो जाता है वो 30 के बाद आना शुरू हो जाता है, और 35 के बाद ये बहुत स्पीड से गिरना शुरू हो जाता है। तो जो महिलाएं अपने करियर में अभी आगे बढ़ना चाहती हैं वो एग फ्रीजिंग का सहारा ले सकती हैं, जिससे कि उनके एग्स अगर फ्रीज़ हो गए हैं और जब भी वो अपना करियर से या अपना एक सही लाइफ पार्टनर के साथ वो अपनी लाइफ आगे बढ़ाती हैं, तो वो एग फ्रीजिंग उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सीमेन फ्रीजिंग जो होता है वो कुछ स्पेशल केसेस में किया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, कुछ केसेस होते हैं जैसे कि मान लीजिए किसी का वर्क प्रोफाइल ऐसा है जो मर्चेंट नेवी में है, जो डिफेंस फोर्सेस में है, वो उस समय पर अवेलेबल नहीं रह सकते हैं जब किसी महिला का IVF का प्रक्रिया चल रहा है, तो हम लोग सीमेन फ्रीजिंग का सहारा लेते हैं। और ऐसे जिन पुरुषों में कोई विकल्प नहीं बच जाता है और उनमें शुक्राणुओं की मात्रा होती ही नहीं है, जिसको एज़ोस्पर्मिया बोला जाता है, और दूसरे ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी सक्सेस नहीं देते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग डोनर स्पर्म का, सीमेन का सहारा लेते हैं, जो ART बैंक्स के थ्रू, रजिस्टर्ड ART बैंक्स के थ्रू आपको प्राप्त करना होता है। उसका एक प्रॉपर चैनल है। अब हर चीज़ अकॉर्डिंग टू लॉ चलते हुए और उस तरीके से फिर आगे किया जाता है। जी मैम, जैसे मेल डोनर्स होते हैं वैसे ही सरोगेट मदर्स के बारे में हम लोग सुनते हैं, तो क्या वो लीगल है? देखिए, सरोगेसी हमारे कंट्री में कमर्शियल सरोगेसी अभी लीगल नहीं है जी। अभी उसके ऊपर अभी और लॉज अभी आने वाले हैं, या आई थिंक और इसके ऊपर चल रहा है काम। लेकिन जो सरोगेसी के लिए अभी हमारे कंट्री में हम सिर्फ जो अपना रिलेटिव या अपना नोन, उस तरीके का स्पेशल केसेस में सरोगेसी कर सकते हैं, जिसको एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी बोला जाता है, जिसमें कि कोई कमर्शियल गेन नहीं होता है, और कोई महिला जो किसी कारणवश अगर बच्चा कैरी नहीं कर सकती हैं उसमें इसका सहारा लिया जाता है। जी मैम, एग फ्रीजिंग या सीमेन फ्रीजिंग जो है, तो उससे जो बेबी कंसीव करते हैं तो IVF के ही थ्रू करते होंगे? ऑफ कोर्स, बिकॉज एग जो है फ्रीज हो चुका है जी। तो जब वो एग्स को हम उसको लिक्विड नाइट्रोजन में करते हैं, -96 डिग्रीज़ में उसको सेव करके रखा जाता है जी। फ्रीज करके। और जब भी कोई कपल, जब मान लीजिए जब कपल रेडी है फॉर प्रेगनेंसी और फॉर बेबी, तो उस एग को वापस से थॉ किया जाता है, समझ लीजिए उसको वापस से लाइफ में लाया गया, और फिर जो सीमेन है या स्पर्म है उससे उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। जी
मैम इनफर्टिलिटी को लेके सबसे बड़े मिथ क्या हैं, आप क्या सुनते हैं डेली? एक तो सबसे बड़ा मिथ है कि सिर्फ महिला ही कारण है। जी जी जी। दूसरा मिथ है कि जो आईवीएफ है उसके माध्यम से हेल्दी बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। एक हेल्दी आईवीएफ के द्वारा बिल्कुल हेल्दी बेबी होता है, बिल्कुल आप जब कंसीव होने के बाद वो बिल्कुल एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह चलती है। और आईवीएफ प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं या बेड रेस्ट करना होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। एक बार यदि कोई महिला कंसीव कर गई है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आईवीएफ हो, तो वो बिल्कुल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में या नेचुरल प्रेगनेंसी में हाँ कुछ दिनों के लिए कुछ सपोर्टिव मेडिसिन एक्स्ट्रा चलाए जाते हैं और कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, बट अदरवाइज द मैनेजमेंट बिल्कुल सेम होता है जो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है। जी मैम आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी जिससे जागरूकता बढ़े दर्शकों में? देखिए, मेरा संदेश यही है कि सही समय से सही जगह पे पहुंचना अति आवश्यक है, ताकि समाज की प्रताड़ना और मानसिक प्रताड़ना और फाइनेंशियल लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो गलत जगह पे अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं, सही फर्टिलिटी सेंटर पे सही गायनेकोलॉजिस्ट से सही समय पर मिले। एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट जो आपको राय दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता है इस मामले में, बांझपन के मामले में। जी मैम ने बहुत सारी और भरपूर जानकारियाँ दी हैं आईवीएफ को लेके। तो अब मिलते हैं आपसे एक नए शो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।